नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर का एक और एग्जांपल, क्विक शॉट। अभी हमने लास्ट जो एग्जांपल डिस्कस किया था डिवाइड एंड कॉन्कर का, वो सर्च एल्गोरिथम का था। अब हम शॉर्ट एल्गोरिथम के एग्जांपल देखेंगे। तो इनमें पहला हम देख रहे हैं क्विक शॉट। क्विक शॉट कैसे काम करता है, पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताऊंगा। ये जो स्ट्रिंग है मैंने ले रखी है, इसको हमें क्विक शॉट का यूज करके सॉल्व करना है। तो पहले मैं इसका एक एग्जांपल लूंगा, उसके बाद उसकी एल्गोरिथम लिखूंगा, और उसके बाद मैं उसका एनालिसिस करूंगा और आपको कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ये क्विक सॉर्ट काम कैसे करता है। तो क्विक सॉर्ट के लिए सबसे पहले हमें पिवट एलिमेंट को सिलेक्ट करना होता है। अब आप कह सकते हैं कि पिवट एलिमेंट, व्हाट इज दिस पिवट एलिमेंट? पिवट एलिमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी भी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है, और कभी कभी गेट में भी आपसे पूछ लिया जाता है, गेट एग्जाम में। तो पिवट एलिमेंट क्या है? पिवट एलिमेंट एक एलिमेंट हम जो सिलेक्ट करते हैं, वो इस एल्गोरिथम का एक फेज कंप्लीट होने के बाद लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो जो पिवट एलिमेंट हम जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं, वो लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, और पिवट एलिमेंट की पोजीशन एक फेज के बाद फिक्स हो जाती है। ये जो लिस्ट है, ये कंप्लीट लिस्ट एक फेज में सॉर्ट नहीं होती। इसके लिए कई फेजेस में काम करते हैं हम, कई फेजेस में सेम प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं, और एक फेज के बाद, एक फेज में हम एक पिवट एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, और एक फेज के बाद जो भी पिवट एलिमेंट की पोजीशन होती है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक लिस्ट मिल जाती है, उसके राइट हैंड साइड में हमें एक लिस्ट मिल जाती है। इस तरह से पिवट एलिमेंट जो है लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब ये दोनों पार्ट इक्वल भी हो सकते हैं, और ये दोनों पार्ट अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो ये पिवट एलिमेंट का इंपॉर्टेंस है। अब पिवट एलिमेंट को हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि चार स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, हाउ टू सिलेक्ट पिवट एलिमेंट। तो पहली स्ट्रेटजी है कि हम ऑलवेज फर्स्ट एलिमेंट को ही पिवट एलिमेंट ले लें, फर्स्ट एलिमेंट को पिवट एलिमेंट ले लें। हम और सेकेंड स्ट्रेटजी में हम लास्ट एलिमेंट को भी पिवट एलिमेंट ले सकते हैं। जैसे इस लिस्ट में अगर मैं एग्जांपल लूं कि ऑलवेज फर्स्ट एलिमेंट को, तो हम 10 को पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं लास्ट एलिमेंट का एग्जांपल लूं, तो हम 14 को पिवट एलिमेंट कंसीडर करेंगे। अगर मैं मिड एलिमेंट का एग्जांपल लूं, तो यहाँ पे कितने 9 एलिमेंट्स हैं, तो 12 मिड पोजीशन पे होगा, तो हम इसको जो है पिवट एलिमेंट ले सकते हैं। और रैंडम जो चौथी स्ट्रेटजी हो सकती है कि हम किसी भी रैंडम एलिमेंट को हम पिवट एलिमेंट बना देते हैं। जब रैंडम एलिमेंट को पिवट एलिमेंट बनाया जाता है दोस्तों, तो उस वर्जन को, क्विक सॉर्ट के उस वर्जन को हम बोलते हैं रैंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट। क्या बोलते हैं? रैंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट। और जब मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करूंगा, तो इस रैंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट का बेनिफिट आपको जरूर डिस्कस करूंगा। तो ये चार तरीके हैं दोस्तों, जिसके थ्रू आप पिवट एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट, लास्ट, मिड एंड रैंडम। तो अभी मैं जो एग्जांपल लेने वाला हूं, अभी मैं जो आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करने वाला हूं, उसमें मैं फर्स्ट एलिमेंट एज अ पिवट एलिमेंट का एग्जांपल लूंगा। और सेम वे में आपको सारे जो है सारे तरीके आप इसमें यूज कर सकते हैं। प्रोसेस सेम है, बस पिवट एलिमेंट को सिलेक्ट करने का जो वे है वो डिफरेंट है। तो अब मैं एग्जांपल लूंगा फर्स्ट एलिमेंट एज अ पिवट एलिमेंट, और इसका एक एग्जांपल मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको, और मैं इसका एक फेज कंप्लीट करके बताऊंगा कि कैसे पिवट एलिमेंट आपकी लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास लिस्ट है, और इस लिस्ट को हमें सॉर्ट करना है क्विक सॉर्ट का यूज करके। अब इसके लिए हम इसमें पिवट एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। अब पिवट एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं फर्स्ट एलिमेंट को पिवट एलिमेंट सिलेक्ट करूंगा, तो मैंने फर्स्ट एलिमेंट को पिवट एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद दूसरा टास्क है कि हम इसमें दो पॉइंटर्स यूज करेंगे, दो पॉइंटर्स यूज करेंगे, और वो पॉइंटर्स कहां कहां कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो पहला पॉइंटर जो पिवट एलिमेंट है उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको पॉइंट करेगा, और दूसरा पॉइंटर जो लास्ट एलिमेंट है उसको पॉइंट करेगा। तो हम इस पॉइंटर का नाम दे देते हैं आई,
और इस पॉइंटर का नाम दे देते हैं जे। तो ये दो पॉइंटर हमने यूज किए हैं और इन दो पॉइंटर्स की हेल्प से हम इस फर्स्ट फेज को कंप्लीट करेंगे। और यहां देखिए दोस्तों, हमने 10 को एज अ पिवट एलिमेंट लिया है। अगर हम 10 को हमने एज अ पिवट एलिमेंट लिया है, इसलिए हमने आई पॉइंटर को 2 से स्टार्ट किया है। अगर हम जे को पिवट लास्ट एलिमेंट पिवट एलिमेंट ले रहे होते तो हम इसको पिवट एलिमेंट लेते, तो हम जे को यहां से स्टार्ट करते और आई को हम 10 से स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने फर्स्ट एलिमेंट एज अ पिवट एलिमेंट का एग्जांपल ले रहा हूं, तो मैंने 10 को पिवट एलिमेंट लिया है और आई जो पॉइंट कर रहा है अभी 2 को पॉइंट कर रहा है, जे जो पॉइंट कर रहा है 14 को पॉइंट कर रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहला टास्क हमें एक फेज की स्टार्ट करने में हमने पिवट एलिमेंट सेलेक्ट किया, दो पॉइंटर्स यूज किए। अब हम मूव करेंगे पहले आई पॉइंटर को टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। आई पॉइंटर को हम टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। कब तक? जब तक हमें पिवट से बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता। पिवट से बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो अब आप देखिए दोस्तों, इसको हम करेंगे, पिवट से बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता, तब तक हम राइट साइड में इसको मूव करते रहेंगे। तो अभी ये 2 को पॉइंट कर रहा है, अब हम इसको आगे मूव करेंगे तो ये 15 को पॉइंट करेगा। अब अगर ये 15 को पॉइंट कर रहा है तो 15 इज ग्रेटर देन 10, 15 इज ग्रेटर देन 10। तो अब हम इसको यहीं स्टॉप कर देंगे। अब हम जब आई को हमने स्टॉप कर दिया तो जे को हम लेफ्ट साइड में मूव करना स्टार्ट करेंगे। आई और जे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं। तो आई हम राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जे हम लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अभी जे 14 को पॉइंट कर रहा है, विच इज ग्रेटर देन 14, विच इज ग्रेटर देन 10। अब जैसे आई को हम कब तक मूव कर रहे थे? जब तक हमें पिवट एलिमेंट से कोई बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता। जे को हम तब तक मूव करते रहेंगे जब तक हमें पिवट एलिमेंट से छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो अब आप देखिए दोस्तों, अभी जे 14 को पॉइंट कर रहा है, तो अब मैं जे को मूव करता हूं, ये जे। अब जे 4 को पॉइंट कर रहा है, जो कि पिवट से छोटा एलिमेंट है। मतलब अब हम जे को स्टॉप कर देंगे। तो आई और जे को हमने दोनों को स्टॉप कर दिया। अब आप देखिए दोस्तों, अगर कि आई और जे ने एक दूसरे को क्रॉस किया है क्या? नहीं, अभी आई और जे ने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है। तो हम आई और जे जिन वैल्यूज को पॉइंट कर रहे हैं उन वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज कर देंगे। आई और जे जिन वैल्यूज को पॉइंट करना है उन वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज कर देंगे। अगर आई और जे क्रॉस कर चुके होते एक दूसरे को, तो फिर हम जे के वैल्यू के साथ पिवट एलिमेंट को स्वैप करते हैं। और जैसे ही पिवट एलिमेंट को स्वैप करते हैं और हमारा एक फेज कंप्लीट हो जाता है। तो अभी इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है, तो अभी हम आई और जे की जो वैल्यूज हैं उनको हम स्वैप कर देंगे। तो यहां आ जाएगा 15 और यहां आ जाएगा 4। और स्वैप करने के बाद फिर हम वही प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। कब तक? आई को हम मूव करेंगे जब तक हमें पिवट से बड़ी एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो हम फिर से इसको आई को मूव करेंगे। आई 9 पे आया तो 9 छोटा है 10 से, तो फिर इसको मूव करेंगे। 12 पे आया तो ये 10 से बड़ा एलिमेंट है, तो अब हम रुक जाएंगे। अब जे को मूव करना स्टार्ट करेंगे। जे अभी 15 को पॉइंट कर रहा है, अब हम इसको लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो 7 को पॉइंट करेगा। 7 इज लेस देन पिवट एलिमेंट। अगेन हम रोक देंगे। आई और जे ने क्रॉस किया है क्या? नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो आई और जे की वैल्यूज को, जो भी वैल्यूज हैं उनको हम स्वैप करते हैं। तो यहां पे आ जाएगा दोस्तों 12 और यहां आ जाएगा दोस्तों 7। हमने आई और जे जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहे थे उनको स्वैप कर दिया। अब हम फिर वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आई को फिर मूव करना स्टार्ट करेंगे जब तक हमें जे से पिवट एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो अब हम आई को हम इधर लेके आते हैं। तो ये 16 को पॉइंट कर रहा है जो कि 10 से बड़ा है, तो हम आई को रोक देंगे। अब जे को मूव करेंगे तो जे अभी 12 को पॉइंट कर रहा है, हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो जे यहां आ जाएगा, 16 को पॉइंट करेगा। तो आई और जे दोनों इस समय 16 को पॉइंट कर रहे हैं। तो 16 इज ग्रेटर देन पिवट एलिमेंट। तो अभी हम फिर से मूव करते रहेंगे। तो हमने फिर मूव किया। अब 7 को पॉइंट कर रहा है जे, और जो कि पिवट एलिमेंट से छोटा एलिमेंट है, तो हम रुक जाएंगे। जैसे ही हम रुके
तो फिर हमें चेक करना है कि आई और जे ने एक दूसरे को क्रॉस किया है क्या। अगर कर लिया है तो फिर हम जे और पिवट एलिमेंट को, जे की वैल्यू जो पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू को और पिवट एलिमेंट को हम स्वैप कर देंगे। तो अब यहां दोस्तों आ जाएगा 10 और यहां आ जाएगा दोस्तों 7। और जैसे ही पिवट एलिमेंट स्वैप हुआ, इसका मतलब एक फेज कंप्लीट हो गया है, एक फेज कंप्लीट हो गया है। जबकि पिवट एलिमेंट ने इस लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अगर इस लिस्ट को कंप्लीटली सॉर्ट भी किया जाए तो पिवट एलिमेंट मतलब 10 की पोजीशन यही रहेगी। आप देख सकते हैं दोस्तों कि 10 से छोटे सारे एलिमेंट 10 के लेफ्ट हैंड साइड में है, 10 से बड़े सारे एलिमेंट 10 के राइट हैंड साइड में है। इसका मतलब 10 ने इस लिस्ट को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, अनइक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें दोस्तों दो लिस्ट मिल गई हैं, एक ये लिस्ट मिल गई है, एक ये लिस्ट मिल गई है। अब हम इन दोनों पे पहले इस पे क्विक सॉर्ट लगाएंगे, सेम एल्गोरिथम, फिर इस पे क्विक सॉर्ट लगाएंगे क्योंकि ये तो सॉर्ट हो गया है। तो जब हम एक फेज और मैं बता देता हूं, 2 7 2 4 9 इस पे क्विक सॉर्ट लगाएंगे तो सेम प्रोसेस हमें अप्लाई करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट हम पिवट एलिमेंट ले लेंगे। जब हम ये आई और जे का मूवमेंट और उसको चेक करेंगे तो जो फाइनल पोजीशन आएगी वो क्या आएगी, कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो अब इस लिस्ट में भी 7 की पोजीशन फिक्स हो गई है। 7 से छोटे सारे एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे, 7 से बड़े सारे एलिमेंट राइट हैंड साइड पे। अब देखिए दोस्तों, 7 ने लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट है 2 एलिमेंट का, एक पार्ट है 1 एलिमेंट का। तो अब हम इस पे सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे और इस पे सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम सेम प्रोसेस इस पार्ट पे भी अप्लाई करेंगे और ये कब तक करते रहेंगे, जब तक पूरी लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती। तो ये इस तरह से ये क्विक सॉर्ट काम करता है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं इसका एल्गोरिथम और इसको एनालिसिस, इसका एनालिसिस भी हम करेंगे। तो दोस्तों ये है क्विक सॉर्ट के जो हमने एक फेज कंप्लीट किया था। एक फेज कंप्लीट करके मैंने बताया था कि आपने पहले पार्टीशन पिवट एलिमेंट सेलेक्ट किया, फिर पिवट ए आई और जे को मूव किया एंड देन आई और जे को स्वैप किया। अगर जे और आई ने क्रॉस कर लिया तो फिर पिवट एलिमेंट को जे एलिमेंट के साथ आपने स्वैप किया। तो ये एक कंप्लीट फेज हो जाता है। तो उस कंप्लीट फेज के बाद पिवट एलिमेंट लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्टीशन प्रोसेस। इसी प्रोसेस को हम पार्टीशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये पार्टीशन प्रोसेस का कोड जो सीडो कोड है वो लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, हमें पार्टीशन प्रोसेस कैसे काम करता है ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं क्विकली इसको आपको जो स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं उनका मीनिंग उनको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया था कि हम इसमें तीन आर्गुमेंट देंगे। पहला ए, ये एरे का नाम है जहां पे एलिमेंट सारे स्टोर्ड हैं। दूसरा लो, लो इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है मिनिमम इंडेक्स ऑफ ए एरे। हाई, इट इज मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ एरे हाई। सो ये तीन आर्गुमेंट हम इसमें दे रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पिवट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट कहां होगा, लो पोजीशन पे होगा। तो पिवट इज इक्वल टू ए ऑफ लो। पहले एलिमेंट को हमने पिवट एलिमेंट सिलेक्ट किया। अब आई को हम लो प्लस 1 से इनिशियलाइज करेंगे, जे को हम हाई से इनिशियलाइज करेंगे, जैसे कि आपको याद होगा हमने अभी किया था एग्जांपल लेते समय। फिर while i is less than or equal to j, जब ये कंडीशन है तो फिर हम क्या करेंगे कि यहां पे हम ये कंडीशन कब तक, ये कंडीशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जब तक i और j एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर जाते। जब तक i और j एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं तब तक हम क्या कर रहे थे कि i को लेफ्ट हैंड में मूव कर रहे थे। i को जब हम राइट साइड मूव कर रहे थे, और जब i को राइट साइड हम मूव कर रहे थे तो हम कब स्टॉप कर रहे थे, जब हमें पिवट एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट मिल जाता था। तो ठीक है, तो इसका मतलब i को हमें तब तक मूव करना है जब तक पिवट एलिमेंट से छोटा या उसके इक्वल एलिमेंट हमें मिलता है। और जैसे ही बड़ा एलिमेंट मिल जाएगा तो हमें i को मूव करना है, स्टॉप कर देना है। तो while i is less than or equal to high and a of i is less than or equal to pivot element, तब तक हम क्या करते रहेंगे, i को i plus 1 कर देंगे। जैसे ये
पिवट एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट होगा या हाई ये अगर ये कंडीशन कब फॉल्स हो जाएगी कि अगर 7 6 5 4 ऐसी कोई लिस्ट है और हमने फर्स्ट एलिमेंट को पिवट एलिमेंट लिया है, तो हम इसको मूव करेंगे। कब तक मूव करते जाएंगे? अब हमें पिवट एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट तो कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारी लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है रिवर्स ऑर्डर में, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो उस केस में ये बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है हम आई को मूव करते हैं और उसके बाद जे को हम मूव करेंगे। जे इज, इसमें भी दो कंडीशन मैंने लगाई हुई है, जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लो एंड ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन पिवट एलिमेंट। हम जे को कब तक मूव करते रहते हैं? जब तक हमें छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता, और जब तक हम मूव करेंगे तब तक मूव करेंगे, जब तक बड़ा एलिमेंट है तब तक हम मूव करते रहेंगे। तो यही कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी जब तक हम जे को मूव करते रहेंगे। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी हम जे को मूव करना बंद कर देंगे और फिर चेक करेंगे कि इफ आई इज लेस देन जे। अगर ऐसा है तो फिर हम आई और जे को स्वैप कर देंगे। अगर ये आई और जे ने क्रॉस नहीं किया है तो फिर हम स्वैप कर देते हैं ए ऑफ आई एंड ए ऑफ जे को, और जैसे ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो मतलब इस लूप से भी बाहर आ जाएगा। इसीलिए ये जो लूप हमने स्टार्ट किया, ये वाइल लूप, ये आउटर वाइल लूप, ये जो लूप है हमने यहां से स्टार्ट किया और स्वैप ए आई एंड ए जे के बाद हमने इसको क्लोज कर दिया, क्योंकि इससे अगर बाहर आ गए तो इसका मतलब हमें क्या हो गया, आई की वैल्यू जे से, आई और जे ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया। और जब आई और जे ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया है तो फिर हमें क्या करना होता है दोस्तों, हमें स्वैप करना होता है जे एलिमेंट को, ए ऑफ जे एलिमेंट को पिवट एलिमेंट के साथ। और पिवट एलिमेंट एक बार जैसे स्वैप हुआ तो हम फेज कंप्लीट मान लेते हैं, और पिवट एलिमेंट ने जिस पोजीशन, जो पोजीशन ली है वो जे इंडेक्स होता है, तो हम उस पोजीशन को हम रिटर्न कर देते हैं इस स्टेटमेंट के थ्रू, रिटर्न जे के थ्रू। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है पार्टीशन करने का, लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करने का, जो कि पिवट एलिमेंट करता है। अब एक और इसमें एक महत्वपूर्ण बात देखिए आप, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम यूज करेंगे जब हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम आई को कब तक चला रहे हैं, आई इज लेस देन और इक्वल टू हाई एंड जे को, जे इज लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू लो। अगर मान लीजिए हम देखें तो हम पूरी लिस्ट को एक बार रीड कर लेते हैं, हम आई और जे को मूव करते करते हम पूरी लिस्ट को एक बार रीड कर लेते हैं। हम कब स्टॉप करते हैं, एक फेज में हम पूरी लिस्ट को उसको क्या कर लेते हैं, पूरी लिस्ट को हम रीड कर लेते हैं। कैसे? हम कब तक इसको, आपने देखा होगा जब मैंने एग्जांपल लिया था, तो हम कब तक इसको मूव करते रहते हैं, जब तक आई और जे एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर दें। और अगर क्रॉस नहीं किया है तब तक हमने लिस्ट पूरी रीड नहीं की है, और जब क्रॉस कर लेते हैं एक दूसरे को तो फिर हम उसको पिवट एलिमेंट को जे एलिमेंट से स्वैप कर देते हैं। इसका मतलब हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया हमने और राइट साइड से स्टार्ट किया, दोनों ने जब क्रॉस कर लिया इसका मतलब हमने पूरी लिस्ट को एक बार पढ़ लिया। इसका मतलब दोस्तों, एक फेज में हम एक बार पूरी लिस्ट को रीड कर लेते हैं, एक फेज में हम एक बार पूरी लिस्ट को रीड कर लेते हैं। आप ध्यान देना दोस्तों, अगर आपकी लिस्ट में n नंबर ऑफ एलिमेंट है, n नंबर ऑफ एलिमेंट हैं और एक एलिमेंट को रीड करने में एक कांस्टेंट टाइम लगता है, 1 सेकंड टाइम लगता है, सपोज 1 सेकंड टाइम लगता है, तो n नंबर ऑफ एलिमेंट की लिस्ट को रीड करने में कितना टाइम लगेगा, n सेकंड्स लगेंगे। इसका मतलब अगर n की वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा टाइम लगेगा, n की वैल्यू कम है तो कम टाइम लगेगा। इसका मतलब अगर मैं इस पार्टीशन प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी देखूं तो वो कितनी आएगी, पार्टीशन प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ n। पार्टीशन प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके राइट साइड से स्टार्ट करके एक बार हम पूरी लिस्ट को रीड कर लेते हैं। और अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट हैं हमारी लिस्ट में तो उसकी जो एक एलिमेंट को अगर रीड करने में 1 सेकंड का टाइम लगता है तो n एलिमेंट को रीड करने में n सेकंड का टाइम लगेगा। तो
तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी दोस्तों, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन। अब ये ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि इसका हम यूज करने वाले हैं जब हम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करेंगे या एनालिसिस करेंगे एग्जाम एल्गोरिथम का। तो दोस्तों ये है पार्टीशन प्रोसेस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसके लिए इस पार्टीशन प्रोसेस का यूज करके क्विकसॉर्ट की एल्गोरिथम में लिख रहा हूं। तो दोस्तों ये है क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम जिसमें मैंने पार्टीशन प्रोसेस का यूज किया है। अब आप देखिए दोस्तों, अगर मैं ये मैंने जो है इसका रिकर्सिव एल्गोरिथम यूज किया है। रिकर्सिव एल्गोरिथम क्यों यूज किया है, मैं इसका नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम भी लिख सकता हूं, लेकिन उसमें हमें एक स्टैक यूज करना पड़ेगा जो कि रिकर्सिव एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली यूज करती है। और अगर हमें स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन करके उसको नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम लिखना है तो बेटर है कि हम रिकर्सिव एल्गोरिथम ही यूज करें। और क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट दोनों दो एग्जांपल हैं डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम के, वो दोनों ही की ही जो रिकर्सिव एल्गोरिथम वो ही यूज की जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसलिए मैं केवल जो रिकर्सिव एल्गोरिथम है वो ही डिस्कस करूंगा। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर मुझे इस क्विक सॉर्ट की जो क्विक सॉर्ट के लिए मैंने क्यू सॉर्ट करके एक एल्गोरिथम फंक्शन क्रिएट किया है, अगर मुझे इस फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है तो हमें कैसे करेंगे, क्योंकि ये रिकर्सिव एल्गोरिथम है, ये रिकर्सिव फंक्शन है, तो फिर हमें इसके लिए रिकरेंस रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। रिकरेंस रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। अब रिकरेंस रिलेशन जब क्रिएट करेंगे तो फिर हम देखिए कैसे करते हैं। अब दोस्तों जब ये जो एल्गोरिथम है ये जब रन होगी तो आप देखिए दोस्तों कि मान लीजिए पार्टीशन प्रोसेस जो भी पिवट एलिमेंट की पोजीशन रखती है वो रिटर्न करती है पी में स्टोर हो जाती है। फिर हम ये पिवट के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है उसको हम इस पर्टिकुलर कॉल्स ऑफ क्यू सॉर्ट से हम उसको सॉर्ट कर रहे हैं, और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है हम उसके लिए ये वाला इंस्टेंस क्यू सॉर्ट का हम रन कर रहे हैं। अब आप देखिए दोस्तों, अब जब मैं इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को रन करूंगा तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए मेरे को क्या तरीका है, ये रिकर्सिव एल्गोरिथम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नॉन रिकर्सिव स्टेटमेंट और रिकर्सिव स्टेटमेंट दोनों को ले लेते हैं और नॉन रिकर्सिव स्टेटमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी को सम कर लेते हैं, नॉन रिकर्सिव और रिकर्सिव स्टेटमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी को सम कर लेते हैं, और उन दोनों के सम के इक्वल इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो अब आप देखिए यहाँ पे अब आपकी दो कंडीशन बनेंगी दोस्तों। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि अगर आपकी जो पार्टीशन प्रोसेस है वो लिस्ट को ऑलवेज दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो पार्टीशन प्रोसेस क्या कर रहा है, बेसिकली पिवट एलिमेंट की पोजीशन को फिक्स कर रहा है। तो अगर पिवट एलिमेंट आपकी लिस्ट को ऑलवेज दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो कंडीशन कॉम्प्लेक्सिटी कुछ और होगी, और अगर ये पिवट एलिमेंट किसी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना करके जो है अनइक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग होगी। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो पार्टीशन प्रोसेस है, अब जैसे मान लीजिए अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें 9 एलिमेंट्स के साथ मैंने स्टार्ट किया था, और मैंने पहले एलिमेंट को पिवट एलिमेंट लिया तो पहले फेज में उसने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर जब मैंने दूसरा एक सब लिस्ट को मैंने और एक्सपेंड किया तो फिर मैंने देखा कि जब 7 को हम देख रहे थे तो 7 के राइट हैंड साइड में एक एलिमेंट आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड में दो एलिमेंट आ रहे थे, मतलब उसने इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया। इसका मतलब अब हम जब ये लिस्ट हम देखेंगे कि अगर ये जो लिस्ट के एलिमेंट हैं अगर ये रैंडमली अरेंज है, मतलब जैसा कि अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, तो अगर ये रैंडमली अरेंज है तो हम ये मान के चलते हैं कि लिस्ट जो पिवट एलिमेंट है
वो ऑलवेज लिस्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और अगर पिवट एलिमेंट इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो फिर अभी मैं उसका एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे अभी जो मैंने एक वो लिया था आपको एग्जांपल जो रन करके दिखाया था, उसमें 10 ने लिस्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और उसमें हमने देखा था कि एलिमेंट, लिस्ट के एलिमेंट हैं वो रैंडमली अरेंज हैं, उनका वो सॉर्टेड नहीं है। तो इफ दो कंडीशन इसमें बनती हैं, इफ एलिमेंट्स आर if elements are random or randomly arranged, randomly arranged, और अगर एलिमेंट रैंडमली अरेंज हैं तो फिर हम क्या मान के चलते हैं कि जो पिवट एलिमेंट है वो लिस्ट को दो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड करेगा। अगर लिस्ट के एलिमेंट रैंडमली अरेंज हैं तो वो लिस्ट को तो पिवट एलिमेंट ऑलवेज लिस्ट को दो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड करेगा। और अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो उस केस में रिकरेंस रिलेशन कुछ और बनेगा। तो पहले मैं दोनों केस बता देता हूं आपको, उसके बाद फिर हम दोनों के रिकरेंस रिलेशन हम डिस्कस करेंगे। तो पहला केस मैंने क्या बताया आपको कि इफ एलिमेंट्स आर रैंडमली अरेंज्ड, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, रैंडमली अरेंज है, तो उस केस में पिवट एलिमेंट डिवाइड्स द लिस्ट इन टू इक्वल पार्ट। ये एक कंसीडरेशन ये है, एक कंसीडरेशन ये है। दूसरा कंसीडरेशन क्या है, दो कंडीशंस हैं इसमें। इफ एलिमेंट्स आर रैंडमली अरेंज्ड देन पिवट डिवाइड्स द लिस्ट इन टू इक्वल पार्ट्स। सेकंड कंडीशन क्या बन सकती है कि इफ लिस्ट इज already sorted, लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। अब ध्यान देना दोस्तों, इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं, क्या कंडीशन बनेगी। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपकी लिस्ट इस तरह की है 7 6 5 4। अब ध्यान देना दोस्तों, जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, अभी ये कैसी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर ये लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो 7 को आप पिवट एलिमेंट लेंगे और जब इसको सॉर्ट कर लेंगे कंप्लीटली, फर्स्ट फेज जब कंप्लीट होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें एक लिस्ट ऐसी मिल जाएगी 6 5 4 7, क्योंकि 7 अपनी फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो 7 अपनी फाइनल पोजीशन पे आया तो फिर देखिए दोस्तों, 7 के राइट हैंड साइड में क्या है, कोई लिस्ट, कोई एलिमेंट नहीं है। और 7 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक एलिमेंट छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट कहां हैं, 7 के लेफ्ट हैंड साइड में। अब ये कंडीशन तब है जब आपको अरेंज करनी है असेंडिंग ऑर्डर में और लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये कंडीशन हो रही है। अगर आपको अरेंज करनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में और लिस्ट भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, तो फिर क्या कंडीशन होगी, फिर कंडीशन होगी कि जब आप इसको सॉर्ट करेंगे तो ये लिस्ट आपको दी गई है, लेकिन सिस्टम नहीं समझ पाएगा कि ये कैसे, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, वो तो अपनी प्रोसेस पूरी अप्लाई करेगा। तो फिर पहले फेज के बाद क्या कंडीशन बन जाएगी, 6 5 4, ये 6 अपनी फाइनल पोजीशन, 7 अपनी फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा और 7 के लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। राइट हैंड साइड में अगर पूरी लिस्ट में n एलिमेंट है तो राइट हैंड साइड में n-1 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो लिस्ट अगर सॉर्टेड है तो फिर ये कंडीशन बनेगी। और लिस्ट अगर रैंडमली अरेंज है तो हम ये मान के चलते हैं कि पिवट एलिमेंट लिस्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अब मैं इन दोनों कंडीशंस के लिए आपको ये क्विक सॉर्ट का जो रिकरेंस रिलेशन है वो
जनरेट करके दिखाता हूं। तो पहली कंडीशन हम लेके चलते हैं। पहली कंडीशन में क्या कंसीडर कर रहे हैं? पहली कंडीशन में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? इफ एलिमेंट्स आर रैंडमली अरेंज्ड, पिवट एलिमेंट डिवाइड द लिस्ट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, राइट। अब अगर ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए मैं जो रिकरेंस रिलेशन बनाऊंगा वो कैसे बनाऊंगा? मान लेता हूं कि इस n नंबर ऑफ एलिमेंट की लिस्ट को सॉर्ट करने में ये टोटल क्विक सॉर्ट कितना टाइम ले रही है? t ऑफ n, राइट। अब इस ये t ऑफ n किसके इक्वल होगा? सारी नॉन रिकर्सिव स्टेटमेंट के फ्रीक्वेंसी के सम और जो रिकर्सिव स्टेटमेंट है उनकी फ्रीक्वेंसी का सम। तो फिर हम कैसे निकालेंगे नॉन रिकर्सिव? अब पार्टीशन प्रोसेस, एक ही नॉन रिकर्सिव स्टेटमेंट है इसमें, एक ये है कंडीशन और एक ये है। कंडीशन तो कांस्टेंट टाइम लेगा, कंडीशन तो कांस्टेंट टाइम लेगा, प्लस पार्टीशन प्रोसेस नॉन रिकर्सिव स्टेटमेंट है। अब पार्टीशन प्रोसेस नॉन रिकर्सिव स्टेटमेंट है, तो इसका इन दोनों का सम देखें। तो पार्टीशन प्रोसेस का अभी हमने कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट की थी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही थी? ऑर्डर ऑफ n, प्लस इसकी कॉम्प्लेक्सिटी c कांस्टेंट, प्लस प्लस इन दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी। अब इन दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं देखूं, तो अब अगर मैं पहली कंडीशन अभी लेके चल रहा हूं, इसका मतलब लिस्ट दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। अगर ओरिजिनल लिस्ट में n एलिमेंट हैं, तो इस पार्ट में कितने एलिमेंट होंगे? n/2, क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। अगर ओरिजिनल लिस्ट में n एलिमेंट्स हैं, तो इस पार्ट में कितने होंगे? n/2, और इसमें भी n/2। और हमें सॉर्ट तो दोनों पार्ट को करना है, तो n/2 अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ ये एल्गोरिथम tn टाइम ले रही है, तो n/2 एलिमेंट के साथ ये एल्गोरिथम कितना टाइम लेगी? tn/2। अब ये जो tn/2 कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जो एल्गोरिथम है वो दो बार चल रही है, एक बार लेफ्ट साइड के हाफ के लिए और एक बार राइट साइड के हाफ के लिए। तो फिर इसको हम 2 टाइम्स कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, ऑर्डर ऑफ n और कांस्टेंट, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल क्या हो जाएगी? कांस्टेंट तो हम इग्नोर कर सकते हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ n। तो अब हमारा देखिए दोस्तों, पहली कंडीशन, इफ एलिमेंट्स आर रैंडमली अरेंज्ड, पिवट डिवाइड्स द लिस्ट इनटू टू इक्वल हाफ, देन जो हमारा रिकरेंस रिलेशन है वो क्या बन रहा है? t ऑफ n इक्वल टू टू tn/2 प्लस ऑर्डर ऑफ n। अब आप ध्यान देना दोस्तों, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आप पिछले वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं, कि अगर ऑर्डर ऑफ n है तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं? n लिख सकते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ 1 है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? सिंपली 1 लिख सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ n की जगह में क्या लिख देता हूं? n। ऑर्डर ऑफ n की जगह मैंने क्या लिख दिया? n। तो अब मैं यहां पे, ये हमारा आ गया रिकरेंस रिलेशन, tn इक्वल टू 2tn/2 प्लस n। अब इसके लिए मुझे बाउंड्री कंडीशन भी देनी है। अब बाउंड्री कंडीशन कैसे निकालेंगे दोस्तों? अब मान लीजिए, अगर आपकी लिस्ट जब आप पार्टीशन करते हैं, तो लिस्ट छोटी होते 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 एक एलिमेंट की लिस्ट बचती है, और अगर एक एलिमेंट की लिस्ट है तो उसको सॉर्ट करने में कितना टाइम लगेगा? हमें एक ही एलिमेंट है, उसको कंपैरिजन भी नहीं करना है, केवल रीड करना है, और एक एलिमेंट को रीड करने में कितना टाइम लगता है? कांस्टेंट टाइम। तो कांस्टेंट टाइम अगर लग रहा है, तो अगर n एलिमेंट की लिस्ट को सॉर्ट करने में इतना टाइम लग रहा है, तो 1 एलिमेंट की लिस्ट को सॉर्ट करने में कितना टाइम लगेगा? कांस्टेंट मतलब ऑर्डर ऑफ 1 मतलब 1। तो ये हमारा जो बाउंड्री कंडीशन हो गई, और ये हमारा रिकरेंस रिलेशन हो गया। किस कंडीशन के लिए? इफ एलिमेंट्स आर रैंडमली अरेंज्ड, पिवट डिवाइड्स द लिस्ट इनटू टू इक्वल पार्ट। तो उस कंडीशन को कंसीडर करते हुए हमने ये रिकरेंस रिलेशन बनाया। ये हमारा रिकरेंस रिलेशन आ गया। आई होप ये क्लियर हो गया दोस्तों।
ये कंप्लीट अब आपको क्लियरली विजिबल होगा। टी एन इक्वल टू 2Tn/2 प्लस एन क्यों? क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, और ये दोनों पार्ट रन होंगे तो एक की n/2 है तो Tn/2 है तो दोनों पार्ट के 2Tn/2 हो जाएगा। और ये बाउंड्री कंडीशन हमने निकाली, एक एलिमेंट की लिस्ट को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये हो गया पहली कंडीशन को कंसीडर करते हुए ये रिकरेंस रिलेशन हमने निकाला है। और अब इस रिकरेंस रिलेशन को अगर मैं जो है सॉल्व करूं तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, अभी मैं पहले रिकरेंस रिलेशन बता देता हूं, उसके बाद फिर हम इनको सॉल्व करेंगे, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये है पहली कंडीशन, इफ एलिमेंट्स आर रैंडमली अरेंज्ड पिवट डिवाइड्स द लिस्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, देन ये रिकरेंस रिलेशन फॉर्म किया। अब हम दूसरी कंडीशन को कंसीडर करते हुए रिकरेंस रिलेशन बनाएंगे। दूसरी कंडीशन कब? इफ लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, चाहे वो डिजायर्ड ऑर्डर में हो या रिवर्स ऑर्डर में हो। तो सॉर्टेड है तो फिर क्या कंडीशन बनेगी वो मैं आपको बताता हूं। ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसको मैं रिमूव करता हूं और अब मैं सेकेंड पार्ट के लिए जो कंडीशन है वो हम कंसीडर करेंगे और उसके लिए रिकरेंस रिलेशन तरीका हमारा वही होगा दोस्तों कि अभी हम फिर इस कंप्लीट एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या कंसीडर करेंगे, टी ऑफ एन विद एन नंबर ऑफ एलिमेंट। अब दोस्तों यहां पे देखिए पार्टीशन की भी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो सेम होगी, तो मैं लिख देता हूं एन प्लस। अब जो रिकर्सिव पार्ट दोनों स्टेटमेंट हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वो देखिए। अब देखिए दोस्तों जब लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, तो अभी मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि अगर लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है तो पिवट एलिमेंट या तो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे आ जाता है या राइट मोस्ट पोजीशन पे आ जाता है। पिवट एलिमेंट या तो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे आ जाता है या राइट मोस्ट पोजीशन पे आ जाता है। और अगर लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में या राइट मोस्ट पोजीशन पे आता है तो पिवट एलिमेंट के एक साइड तो हमें कुछ भी नहीं मिलता, लिस्ट नहीं होती है, दूसरी साइड n-1 एलिमेंट की लिस्ट होती है, n-1 एलिमेंट की लिस्ट होती है। इसका मतलब दोस्तों इन दोनों में से कोई भी एक लिस्ट तो जीरो एलिमेंट की हो जाएगी, और दूसरी लिस्ट हो जाएगी n-1 एलिमेंट की। अब अगर जीरो एलिमेंट की लिस्ट है तो उसको हमें रन करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये कोई भी एक पार्ट जो है वो रन नहीं होगा। और अगर कोई भी एक पार्ट रन नहीं होगा तो केवल एक ही पार्ट रन होगा, तो जो भी पार्ट रन होगा वो उसमें n-1 एलिमेंट होंगे। अगर n एलिमेंट की लिस्ट को सॉर्ट करने में tn टाइम लग रहा है तो n-1 एलिमेंट की लिस्ट को सॉर्ट करने में कितना टाइम लगेगा, tn-1। अब आप देख सकते हैं मैंने यहां पे tn-1 लिखा है, केवल 2tn-1 नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से कोई एक पार्ट ही रन होगा। एक साइड तो जीरो एलिमेंट की लिस्ट बनती है और एक साइड n-1 एलिमेंट की लिस्ट मिलती है। तो जीरो एलिमेंट की लिस्ट मतलब हमें इसको रन ही नहीं करना, और n-1 एलिमेंट की लिस्ट है तो वो जो एल्गोरिथम है वो रन होने में कितना टाइम लगेगी, tn-1। तो ये आ गया हमारा रिकरेंस रिलेशन। कब? इफ लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। अगर ये लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है तो फिर ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन रिकरेंस रिलेशन क्या होगा, tn इक्वल्स टू tn-1 प्लस n, tn-1 प्लस n। अब यहां पे बाउंड्री कंडीशन दोस्तों सेम रहेगी, t1 इक्वल टू 1। तो अब देखिए दोस्तों दोनों कंडीशंस में हमने रिकरेंस रिलेशन जनरेट किए, दोनों कंडीशंस के लिए हमने रिकरेंस रिलेशन क्रिएट किए। अब हम इन रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो फिर मैं इसको आगे हम इन दोनों रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब हमने रिकरेंस रिलेशन अभी क्रिएट किए हैं, दोनों रिकरेंस रिलेशंस को हम सॉल्व करते हैं।
तो इसके लिए मैं पहला रिकरेंस रिलेशन जो मैंने फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, इफ रैंडमली अरेंज एलिमेंट्स आर रैंडमली अरेंज एंड पिवट डिवाइड्स द लिस्ट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो उसके लिए हमने जो वो रिकरेंस रिलेशन क्रिएट किया था वो है 2tn/2 प्लस n, 2tn/2 प्लस n, और इसमें बाउंड्री कंडीशन हमने लिखी थी t1 = 1। अब आप दोस्तों इसके लिए रेफर कर सकते हैं मास्टर्स मेथड का वीडियो। मास्टर्स मेथड के जो मैंने उसमें यूज किया है, मास्टर्स मेथड, इस पे आप अप्लाई करेंगे और मास्टर्स मेथड अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो इसमें आप कॉम्प्लेक्सिटी सीधा आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ n log n बेस 2, ऑर्डर ऑफ n log n बेस 2। इसके लिए इस पर मास्टर्स मेथड अप्लाई की जा सकती है, तो हम इस पर मास्टर्स मेथड अप्लाई करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा n log n बेस 2, राइट। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, जब लिस्ट के एलिमेंट रैंडमली अरेंज हैं और पिवट एलिमेंट लिस्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, ऑर्डर ऑफ n log n बेस 2। दूसरा रिकरेंस रिलेशन हमने क्रिएट किया था जब लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। इफ लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, तब हमने क्या रिकरेंस रिलेशन बनाया था, tn इक्वल्स टू tn-1 प्लस n, tn-1 प्लस n, tn इक्वल्स टू tn-1 प्लस n। और दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का वीडियो रेफर कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो मैंने इसमें एग्जांपल लिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड इस पे अप्लाई की जा सकती है, इस पे मास्टर्स मेथड अप्लाई नहीं की जा सकती, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड इस पे अप्लाई की जा सकती है। तो उसके अप्लाई करने के बाद इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी ऑर्डर ऑफ n², ऑर्डर ऑफ n²। इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, अगर लिस्ट रैंडमली अरेंज है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n log n आ रही है, और अगर लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n² आ रही है। मतलब इसका ये है कि अगर लिस्ट सॉर्टेड है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, n log n एंड n² में ज्यादा है, n² ज्यादा है, तो फिर उसकी जब लिस्ट सॉर्टेड है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आ रही है। इसका मतलब लिस्ट अगर रैंडमली अरेंज है तो हमें कॉम्प्लेक्सिटी कम मिलेगी। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो चौथा पार्ट तरीका मैंने आपको बताया था रैंडम एलिमेंट, पिवट एलिमेंट को सिलेक्ट करने का, रैंडम एलिमेंट, कोई भी रैंडमली हम एलिमेंट लेके उसको पिवट एलिमेंट बना दें, तो उस केस में ये जो ऑर्डर ऑफ n² जो कंडीशन है, इसको इग्नोर करने के लिए ही वो रैंडमाइज्ड क्विकसॉर्ट बनाया गया। और रैंडमाइज्ड क्विकसॉर्ट में जो जनरली जो पिवट जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो ऑर्डर ऑफ n log n आती है, ऑर्डर ऑफ n log n आती है। इसीलिए इसी कंडीशन को अचीव करने के लिए वो रैंडमाइज्ड क्विकसॉर्ट का यूज किया गया। और रैंडमाइज्ड क्विकसॉर्ट, रैंडम एलिमेंट अगर हम पिक कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट को हम रैंडमली पिक कर रहे हैं पिवट एलिमेंट बनाने के लिए, तो वो रैंडमाइज्ड क्विकसॉर्ट कहलाते हैं। तो आई होप दोस्तों ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। अगर ऐसा लगता है कि जो आपके डाउट सॉल्व करने के लिए कोई वीडियो प्रिपेयर करना है, तो वो भी मैं इसको प्रिपेयर करके आपको अपलोड करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप देख सकते हैं कि मैंने ये क्विकसॉर्ट काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, इसकी मैथमेटिक्स और एल्गोरिथम और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। सो आई होप ये आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर कोई भी आपके पास आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।